हेलो बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम आदर्श शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे। आदर्शवाद क्या है, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आज हम आदर्शवाद का शिक्षा में महत्व के बारे में बताएंगे। शिक्षा में महत्व और आदर्शवाद एवं शिक्षा, इसके पाठ्यक्रम, शिक्षक का स्थान, विद्यार्थी का स्थान, अनुशासन, पाठ्यक्रम, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं आदर्शवाद एवं शिक्षा। यहाँ हम 8 टॉपिक के अंतर्गत आदर्शवाद को बांटे हैं, यानी कि आदर्शवाद एवं शिक्षा का आदर्शवाद के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य विचारधाराएं हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। जैसे हमने पहला बताया है कि आदर्शवाद एवं शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। आदर्शवाद में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि आदर्शवाद को हम विचारवाद के नाम से जानते हैं, आध्यात्मवाद के नाम से जानते हैं, प्रत्ययवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ वही बात किया जा रहा है कि आदर्शवाद का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अध्यात्म का, क्योंकि आदर्शवाद अध्यात्म को महत्व देता है। यहाँ सबसे पहला और मुख्य स्थान जो है वो अध्यात्म की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, अंतर्दृष्टि की प्राप्ति करना, यही इसका सबसे पहला है। अध्यात्मवाद सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है आत्मज्ञान। हमने कहा कि आत्मज्ञान जो व्यक्ति के अंदर निहित है, उस ज्ञान को प्राप्त करना ही अध्यात्म का दूसरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वह अनुभव के आधार पे बात नहीं करता है, समाज में अनुभविक चीजों के ऊपर बात नहीं करता, बल्कि वह आत्मज्ञान के बारे में बात करता है, परमात्मा के बारे में बात करता है। तो इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह आत्मज्ञान है। अब आपका दूसरा पॉइंट आ गया आदर्शवाद एवं शिक्षण विधि। आदर्शवाद के अंतर्गत किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप जान जाइए कि आदर्शवाद आज का जो वर्तमान युग में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसके ऊपर वह बात नहीं करता है, वह प्रयोगों के ऊपर बात नहीं करता है, बल्कि वह प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान, जिसको संवाद विधि भी हम लोग कहते हैं, व्याख्यान विधि की बात करता है। आदर्शवाद में शिक्षण की क्रियाएं सभी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि के माध्यम से दी जाती है। यहाँ लिखा गया है कि किसी विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करता, बल्कि संवाद और प्रश्नोत्तर विधि का यह समर्थक है। अगला पॉइंट आपका है आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत आदर्शवाद के अंतर्गत पाठ्यक्रम क्या हो, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है आध्यात्मिक, जिसको हम लौकिक कहते हैं, आध्यात्मिक जिसको हम परा कहते हैं, और भौतिक जिसको अपरा। परा मतलब जो हमको दिखाई नहीं देता है, हमारे दृष्टि से जो परे है वह परा है, और भौतिक जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है अपरा, यानी कि इस संसार की चीजों के बारे में बात करता है। तो यह पाठ्यक्रम को 2 भाग में, आध्यात्म के अंतर्गत वेदों का अध्ययन करना, नीति शास्त्र का अध्ययन करना, इन सबको रखा गया, जबकि भौतिक के अंतर्गत जो सामान्य समाज में जो विषय या जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसको रख दिया गया है, सांसारिक विषयों को रख दिया गया है। तो आदर्शवाद में पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है, आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक को हम अपरा कहते हैं, जबकि आध्यात्मिक को हम परा कहते हैं। लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान। अलौकिक ज्ञान आपका आध्यात्मिक हो गया, लौकिक ज्ञान आपका भौतिक हो गया। चौथा है आदर्शवाद एवं अनुशासन। आदर्शवाद में अनुशासन किस तरीके का किया जाता था, या कैसे आदर्शवाद में अनुशासन का क्या महत्व है, तो आपको यह जानना होगा कि आदर्शवाद में कोई दंड द्वारा अनुशासन नहीं किया जाता था। यहाँ पे आत्म अनुशासन की बात की जाती है। तो यह बाह्य अनुशासन के बजाय, यानी कि बाह्य अनुशासन को मान्यता नहीं देता है कि बाहर से बच्चों को डांटा जाए, मारा जाए, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, तो इसके बारे में वो बात नहीं करता है, बल्कि आत्म अनुशासन के ऊपर बात करता है कि बालक के अंदर खुद से संयम होना चाहिए। बालक खुद से अपने ऊपर आत्म अनुशासन बना के अपने नियम और कानून के अनुसार अपना जीवन जिए। 5वां आपका है आदर्शवाद एवं शिक्षा।
तो आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका, तो आपको यह पहले भी बताया गया है कि आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक शिक्षक ही पूरी शिक्षा का कर्ता धर्ता है। एक तरह से कहा जाए कि यह बाल केंद्रित न होकर बल्कि शिक्षक केंद्रित था। तो यहाँ शिक्षक को ही महत्वपूर्ण स्थान, शिक्षक जैसे चाहता है वैसे शिक्षा प्रदान करता है, वह अपने अनुरूप ही शिक्षा देता है। यह नहीं जानने की कोशिश करता है कि बालक की योग्यता कैसी है, उसकी रुचि है अथवा नहीं है। तो यह शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, जैसे हम लोग के यहाँ गुरुओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो गुरु को ब्रह्मा का स्थान दे दिया गया है और शिक्षक केंद्रित भी इसको कहते हैं। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल इसमें होता है कि शिक्षक ही जिस तरह से जिस पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, बालक को उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होता है। आदर्शवाद एवं विद्यार्थी, विद्यार्थी का स्थान आदर्शवाद में बहुत ही नगण्य होता है। ऐसे कहा जा सकता है कि इसका स्थान द्वितीय होता है, प्रथम शिक्षक का, द्वितीय शिक्षार्थी का। तो शिक्षक जैसा चाहता है वैसे ही पाठ्यक्रमों का अध्ययन बालक को कराता है, इसलिए विद्यार्थियों का स्थान यहाँ पे द्वितीय रखा गया है। आदर्शवाद एवं विद्यालय, विद्यालय का वातावरण के बारे में अगर हम बात करें तो आदर्शवाद में विद्यालय का निर्माण ऐसे किया जाता है जहाँ से उसका पूरा वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ से बालक को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, यानी कि उसके आसपास के सारे वातावरण को सांस्कृतिक आधार पे, आध्यात्मिक आधार पे बनाया होना चाहिए, जिससे उसका नैतिक विकास हो सके, उसका आध्यात्मिक विकास हो सके, उसका सामाजिक विकास हो सके। आदर्शवाद में शिक्षा का महत्व, तो आदर्शवाद में शिक्षा के महत्व के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिकता का विकास करना, सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना, पवित्र जीवन की प्राप्ति के लिए और एकता के लिए, समानता के लिए। तो यह आदर्शवाद का शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण स्थान है तो आपको बताया गया है। यहाँ हम अगर बात करें तो आपको एक एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि आदर्शवाद में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप कह सकते हैं अध्यात्म की प्राप्ति करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। दूसरा आपका प्रश्न हो सकता है या ऐसे प्रश्न पूछता है कि आदर्शवाद में किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो यह भी आपका दूसरा प्रश्न हो। आदर्शवाद में अगर शिक्षण विधियों को पूछता है तो इस शिक्षण विधि के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि यह आदर्शवाद में प्रश्नोत्तर विधि और संवाद विधि या व्याख्यान विधि का ही प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका एक नंबर का प्रश्न यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से भी आपका एक नंबर का प्रश्न बन जाता है। और तीसरा प्रश्न आपका बनेगा कि आदर्शवाद में पाठ्यक्रम क्या होता है या आदर्शवाद का पाठ्यक्रम क्या है, तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ कह सकते हैं कि आध्यात्मिक या लौकिक और अलौकिक दो पाठ्यक्रमों को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ हम कहें तो भारतीय दर्शन के अनुसार अगर कहा जाता है तो पाठ्यक्रम को परा अपरा में बांटा गया। परा जो हमारे दृष्टि से परे है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, और अपरा जो सांसारिक लोक में माना जाता है, सांसारिक लोक में जो यूज किया जाता है। आदर्शवाद में अनुशासन का क्या स्थान है, तो आप ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि आदर्शवाद में आत्म अनुशासन की बात करता है। आदर्शवाद में शिक्षक, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ पूछा जा सकता है कि आदर्शवाद में शिक्षक का क्या स्थान है, तो आदर्शवाद में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसको शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया है। शिक्षक जैसे चाहता है वैसे ही बालक को शिक्षण क्रियाओं कराता है। यह भी आपका है। विद्यार्थी का स्थान भी, विद्यार्थी का स्थान नगण्य होता है, यह द्वितीय स्थान पर रखा जाता है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं कर सकता, जैसा शिक्षक चाहता है वैसा ही अध्ययन कराया जाता है। अब विद्यालय आपको पता ही है, सभी का वही होता है। अब इसमें आदर्शवाद का महत्व, शिक्षा में आदर्शवाद का महत्व, तो महत्व के बारे में जानते ही हैं कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना, अध्यात्म का विकास करना, सांस्कृतिक परंपराओं का विकास करना। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारा आदर्शवाद हमारी पुरानी संस्कृतियों से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अगर दर्शन में
जो शैक्षिक विचारधाराएं हैं इसके अंतर्गत देखें तो आदर्शवाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन भी है। यहाँ हम बताए भी हैं आपको कि आदर्शवाद का सबसे पहले प्रयोग अगर कहीं किया गया था तो यह प्लेटो द्वारा किया गया था। प्लेटो और सोक्रेटिस ने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। धन्यवाद।